फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। देखो, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हमें क्यों बनाना पड़ता है? तो देखो, सबसे पहले तो हम जब भी कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसके सिस्टम बनाने के पहले हमें एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। और वो आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन रहती है हम वो बनाते हैं जो क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट्स देता है, या फिर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो हमारा विजन है, जो हमारे को जैसा आउटपुट शो करना है, तो उस आउटपुट के ऊपर कैसा आएगा तो उसको ध्यान में रखते हुए हम डिज़ाइन रेडी करते हैं। तो इस डिज़ाइन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन कौन से की एक्सपेक्ट्स है, कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, कौन से डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो सबके सब काय के अंदर आएगा, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर आएगा यहाँ पे। तो देखो, architectural design in software engineering refers to the process of defining the structure, components, modules, and relationship of a software system to satisfy specified requirements. तो देखो, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स रहेंगी ना, जो समय जो हमें जिससे सिस्टम रेडी करना है, तो हम क्या करेंगे, उन रिक्वायरमेंट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट इसमें जैसा डिवाइड कर देंगे। जैसे कि जैसा हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमें लगेगा इसको, ये सिस्टम को बनाने के लिए, कौन से कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स हमें लग सकते हैं, फिर उन मॉड्यूल्स के बीच में कौन सी रिलेशनशिप हमें देनी पड़ेगी, हमारा आर्किटेक्चर कैसा होगा, लेयर आर्किटेक्चर होगा या फिर सब्सक्राइब बेस्ड होगा, कैसा होगा, तो ये सब के सब हम इसके अंदर देखेंगे। It is crucial phase in the software development lifecycle where high-level system structures are designed to ensure that the system meets its functional and non-functional requirement. अब देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर एचडीएलसी के अंदर ये बहुत ही क्रूशियल फेज रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जैसा हाई लेवल सिस्टम का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो भी हमारे सिस्टम के फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ना, तो हम उसको इंश्योर करेंगे यहाँ पे कि भाई वो मीट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसके की एक्सपर्ट्स देखते कौन कौन से इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो, फर्स्ट वन इज सिस्टम डिकम्पोजिशन। अब सिस्टम डिकम्पोजिशन में क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन द सिस्टम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स। तो जो भी हमारा सिस्टम रहेगा, जो हमारा फाइनल सिस्टम रहेगा, तो वो फाइनल सिस्टम को हम पहले क्या करेंगे, क्या उसको ध्यान में हम पहले स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर उसको बिल्ड करेंगे। जितने भी हमारी जैसा कंपोनेंट्स है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स, तो उन मॉड्यूल्स को हम पहले रेडी करेंगे। हम ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम एक साथ रेडी करेंगे, हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स को पहले क्या करेंगे, उसमें रेडी करेंगे। दिस हेल्प्स इन बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम। तो इससे क्या होगी, हम जैसा जब छोटे छोटे मॉड्यूल्स को जैसा रेडी करके सिस्टम बनाएंगे ना, तो हमें छोटे छोटे मॉड्यूल की छोटी हर एक डिटेल मालूम रहेंगी। तो उस मॉड्यूल्स की डिटेल्स की वजह से जो सिस्टम की जाएगी नहीं, हमारे को बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पता रहेंगी, कि उसके वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी सिस्टम के थ्रू। सेकंड वन इज कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग द की कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स दैट विल मेक अप द सिस्टम। तो देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन कौन से मॉड्यूल हमें लगेंगे सिस्टम को बनाने के लिए। these components are designed to encapsulate specific functionalities and may interact with each other to achieve the overall system goals. अब देखो, यहाँ पे जो हम कंपोनेंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई किया जाएगा यहाँ पे उस फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर कि हमारे सिस्टम की कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हम जैसा यहाँ पे कि नहीं, जो कंपोनेंट को हम फंक्शनैलिटी देने वाले, जो मॉड्यूल्स को जिस फंक्शनैलिटी पे हम बनाने वाले हैं, वो एक यूनिक, मतलब यूनिक रहने को ना, एक सिंगली स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर उसको बनाएंगे। ऐसे नहीं कि भाई एक कंपोनेंट हम रेडी कर रहे हैं उसकी दो दो फंक्शनैलिटियाँ, नहीं, एक कंपोनेंट सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। फिर बाद में हम जैसा ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाएंगे जो मल्टीपल अलग अलग अपने आप में जैसे यूनिक फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करते हैं। फिर बाद में हम इन सबको लिंक करेंगे। अब वो लिंक करने के बाद देखो काम किसका है, इंटरफेस डिजाइन, डिफाइनिंग द इंटरफेसेस बिटवीन कंपोनेंट। अब देखो, कंपोनेंट्स के बीच में इंटरफेस डाल रहे हैं, मतलब ये जो हमारा लिंक कर रहे हैं हम कंपोनेंट्स को, वो काम पे होगा, इंटरफेस डिजाइनिंग के अंदर होगा। डिफाइनिंग द इंटरफेसेस बिटवीन कंपोनेंट्स, स्पेसिफाइंग हाउ दे विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो इससे क्या होगा, तो हम जैसे जैसे इंटरफेस को काय के बीच में रख रहे हैं, कंपोनेंट्स के बीच में रख रहे हैं, तो इससे क्या स्पेसिफाई होगा कि वो कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे एक दूसरे से। This involves deciding on data format, communication protocols and other interaction details. अब कम्युनिकेशन के वास्ते ज़रूरी है कि हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को जैसा फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कुछ डेटा फॉर्मेट्स रहेंगे, और दूसरे जो भी जैसा इंटरेक्शन डिटेल्स रहेंगी, तो इन सबसे रिलेटेड जो भी डिसीजन रहेगा वो इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर लिया जाएगा।
ठीक है। अब इंटरफेस डिजाइन है हमारे पास, आप जाहिर सी बात है कि हम जैसा कोई सिस्टम को बना रहे हैं तो वहाँ पे डेटा भी रहेगा, तो आप डेटा डिजाइन देख लेते हैं कि भाई डेटा डिजाइन जैसा डेटा को भी तो हमें हैंडल करना पड़ेगा ना। तो डिजाइनिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स दैट विल बी यूज्ड बाय द सिस्टम इंक्लूडिंग डेटाबेसेस, डेटा स्टोरेज एंड डेटा फ्लो विद इन द सिस्टम। तो जब भी हम डिजाइन करते हैं ना डेटा स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर जो भी सिस्टम के द्वारा हमारे यूज होने वाला है, तो वो डेटा को हम जैसे ध्यान में रखते हैं। अब इसके साथ जैसा एक तो जैसे डेटा स्ट्रक्चर यूज होंगी, डेटा स्ट्रक्चर कब यूज होते हैं, जब हमारा सिस्टम एग्जीक्यूशन के अंदर रहता है, जब हम सिस्टम को एग्जीक्यूट करते हैं ना, उसके अंदर जो भी जैसा हमको ऑन द सिस्टम एट द इंटरफेस हमें जैसा जो डेटा को होल्ड करना है और उसको मैन्युपुलेट करना है, तो हम उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। फिर बाद में डेटा को जैसा एक रेस्ट फॉर्म के अंदर स्टोर करने का काम किसका रहता, डेटाबेस का रहता। डेटाबेस क्या करता, हमारे डेटा को रेस्ट फॉर्म के अंदर स्टोर करता है डेटाबेस। फिर डेटा स्टोरेज हो गया वही, फिर डेटा फ्लो विद इन द सिस्टम, ठीक है। दिस इंक्लूड डिसीजन ऑन डेटा ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। अब जैसा हमने ऊपर देखा था यहाँ पे कि भाई प्रोटोकॉल्स का, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का, डेटा फॉर्मेट का जो भी डिसीजन रहेंगे वो इंटरफेस डिजाइन के अंदर लेंगे अपन। अब डेटा डिजाइनिंग के अंदर हम कौन कौन से डिसीजन रहेंगे यहाँ पे, एक तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा, स्टोरेज का रहेगा, रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। तो इन सब के डिसीजन कहाँ पे लेंगे हम, डेटा डिजाइन के अंदर लेंगे। तो नेक्स्ट कौन से, आर्किटेक्चरल पैटर्न। choosing architectural pattern or style that best suit the requirement of the system। अब देखो यहाँ पे क्या करने का, हमें एक जो आर्किटेक्चर के अलग अलग पैटर्न है, हमको जैसा आर्किटेक्चर हमारा कौन सा है, तो वो चूज करने का हमारे को क्या है यहाँ पे जैसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई हमें कौन सा आर्किटेक्चर चाहिए। कॉमन आर्किटेक्चरल पैटर्न्स इंक्लूड क्लाइंट सर्वर, लेयर आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज एंड मोर। देखो तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए कि जैसे हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रह सकता है हमारे सिस्टम का, या फिर लेयर्ड आर्किटेक्चर रह सकता है, या माइक्रो सर्विसेज रह सकता है, और भी जैसे दूसरे आर्किटेक्चर है। अब इसमें से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें कौन सा आर्किटेक्चर चाहिए, कौन सा आर्किटेक्चर हमारे सिस्टम को बेस्ट सूट होगा, तो उसके बेस्ड के ऊपर हम ये डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी डिजाइन। Incorporating security measures into the architecture to protect against potential threats एंड वल्नरेबिलिटीज। अब देखो, अब जब हमारे सिस्टम के अंदर जैसा कुछ ना कुछ डेटा रहेगा, अब जब भी हम जैसे सिस्टम बनाते हैं तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस रहती है, और जैसा उसको हमें सिक्योर करना ये भी किसका काम है, हमारे काम है। और ये कब किया जाए, इसके बारे में जो डिसीजन लेंगे हम जब इसको बिल्ड करेंगे, इसको बिल्ड करते टाइम पे हमें जैसा इसका जैसा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके लिए हमें कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो ये कैसी प्रोवाइड की जाएंगी, आप कौन से सिक्योरिटी कौन से फैक्टर्स को यहाँ पे डाला जाएगा, तो ये सब जैसा देखा जाएगा पोटेंशियल थ्रेट्स कौन कौन से है, कौन से जैसे थ्रेट्स है, जो कौन से ऐसे अटैक्स है जो हमारे ऊपर जैसे सिस्टम पे हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें जो इसको अफेक्ट कर सकती, तो उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। सेकंड नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ensuring that the architecture is scalable to accommodate future growth and designing for optimal परफॉर्मेंस अंडर एक्सपेक्टेड वर्कलोड। अब देखो ये भी हमें यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा जो हमारा आर्किटेक्चर है वो स्केलेबल हो, क्योंकि देखो फ्यूचर के अंदर जब भी हमें जैसा ग्रोथ करने की ज़रूरत पड़ी, डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत पड़ी जैसा, तो क्या होना चाहिए, तो जो हमारा परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जैसे स्केलेबल भी कर पाए, जो हमारा परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें एक ही नहीं ऐसा आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। Last one is maintainability and extensibility. Designing the system in a way that make it easy to maintain and extend। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दो चीज़ें भी हमें देनी पड़ेंगी कि भाई ऐसा डिज़ाइन बनाना है कि जिसको हम जैसे इजीली मेंटेन कर सके और एक्सटेंड भी कर सके। हमें कुछ न्यू फीचर्स डालने हैं कि न्यू फंक्शंस डालने हैं, तो वो फंक्शंस डालने बाद हमारे जो सिस्टम है उसको ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए। This involves considering factors such as modularity, code reusability and flexibility। तो यहाँ पे हम कौन कौन से फैक्टर देखते हैं, मॉड्यूलरिटी हो गया और कोड रीयूजेबल होना चाहिए। अगर से हम फ्यूचर में कोई फंक्शन डाल रहे हैं, हमारे पास पहले से उसका कोई जैसा कोड है तो हमें वो यूज करते आना चाहिए, है कि नहीं। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है।